Hey everyone, this is Rani Nani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक डिस्कशन ऑफ न्यू चैप्टर विच इज द थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक और इसका टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब ये जो चैप्टर है इसमें दो डिफरेंट स्टोरीज की बात की है, तभी बोला है टू स्टोरीज। तो आज का जो डिस्कशन होगा वो पहली स्टोरी पे होगा, सिर्फ और सिर्फ पहली स्टोरी पे, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब ये क्या है हिज फर्स्ट फ्लाइट वगैरह ये सब सर्च नहीं डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जैसे कि अभी ये वीडियो देख रहे हो, वैसे ही अगर आप और भी कोई कोर्स या और भी कोई टॉपिक की प्रेपरेशन करना चाहते हो, जैसे अगर आप चाहते हो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की कोई भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक देखना, या फिर आप एनटीएससी ओलंपियाड की प्रेपरेशन भी करना चाहते हो, या फिर आप स्टेट बोर्ड्स की प्रेपरेशन करना चाहते हैं जो कि हमारे इस चैनल पे होती हैं, इन सभी के वीडियोज़ जो हैं वो आप ईजिली देख सकते हो। एक भी वीडियो, एक भी कोर्स ऐसा नहीं है जिसके लिए आपसे कोई पैसे चार्ज किए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ है फ्री ऑफ कॉस्ट और सब कुछ है बहुत ही ज़्यादा उम्दा बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट। सो इस तरीके से आपके पास पूरे सोर्सेज हैं कि आप हर एक वीडियो को देखकर अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, डाउट्स हैं, उन सबको क्लियर कर सकें। और अगर आप इन वीडियोस को बहुत अच्छे से इजीली एक्सेस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपके सामने सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्डर में हो और आप सीधे क्लिक करें और आपको वीडियोस मिल जाएं, तो उसके लिए भी आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है और वो है वेबसाइट विजिट करना। अब वेबसाइट पे कैसे विजिट करना है, क्यों विजिट करना है और वीडियोस कैसे एक्सेस करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंत में। पर अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक होने वाला है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की पहली स्टोरी का, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या फर्स्ट फ्लाइट सुना सुना सा लग रहा है? हाँ, क्योंकि ये आपकी बुक का नाम है ना, और उसी ही बुक के नाम में लगा दिया है एक वर्ड जो कि है हिज। तो हिज कौन है भाई? हिज है एक बहुत ही यंग सा सीगल, एक बर्ड, और उस सीगल की जो कहानी है वो हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। अब ये जो स्टोरी है ना, ये आपको बहुत सोच समझ के दी गई है। जिसने भी आपके सिलेबस में ये स्टोरी को रखा है वो बहुत ज़्यादा समझदार पर्सन है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें जो मैसेज है ना, जो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, वो आपकी लाइफ में अभी से अगर आप समझ जाएं तो बहुत बहुत काम की होगी। कई बार ऐसा होता है कि आप में बहुत टैलेंट होता है, आप में बहुत स्किल्स होती हैं, आपको पता है आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट आप करते नहीं हो। क्यों? क्योंकि एक डर होता है कि मेरे से ये काम होगा, अगर नहीं हुआ तो, अगर मैंने कोशिश की और मैं हार गया तो ये चीज़ें दिमाग में ज़रूर आती हैं, है ना। ऐसे ही ये एक सीगल है, इसको उड़ना आता है, इसमें वो स्किल है क्योंकि वो बर्ड है भाई, पर वो उड़ने की कोशिश ही नहीं करता, वो अपनी पहली उड़ान ही नहीं भरता, वो अपनी पहली छलांग ही नहीं मारता है जिससे वो अपनी पहली उड़ान भर सके। और ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि उसे डर है, क्योंकि उसे अपने आप पे, उसे खुद पर विश्वास नहीं है। और वही चीज़ होती है कि जब तक हम खुद पे बिलीव नहीं करते ना, तब तक हमसे कोई चीज़ होती ही नहीं है। और अगर आप में स्किल्स बहुत कम भी हो और आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ये मैं 100% दूंगा, आप डेफिनेटली कई चीज़ें कर जाते हैं। और ये चीज़ें सबके लाइफ में होती हैं, शायद आपने अभी तक एक्सपीरियंस कर ली हो या फिर शायद आके जाके आप करोगे, कि स्किल्स होना बहुत बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। पर जब तक खुद पे विश्वास नहीं रखोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, तब तक दिक्कतें आना बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। तो यही चीज़ है जो आज की स्टोरी भी आपको सिखाती है कि कैसे आप ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लें कि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम अपना पहला कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे कुछ करने की, तब तक कुछ हासिल करना मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन है। और कैसे ये सीगल के जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं बहुत ही अलग तरीके से, कैसे वो कोशिश करते हैं, एक प्लान करते हैं, एक जाल बिछाते हैं कहना चाहिए, जिससे ये जो है आगे बढ़ता है, अपनी पहली उड़ान जो है वो बढ़ता है। वो सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो बहुत मज़ेदार स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा, पर साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो शायद आपने नहीं सुने हो, तो उनको ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि आंसर्स लिखते वक्त इन वर्ड्स को उपयोग करने में आप प्रॉब्लम फेस ना करो। चलिए, इतना बहुत है इसके इंट्रोडक्शन के लिए। अब फटाफट से पढ़ते हैं इस चैप्टर को। सो आपकी बुक में दिया हुआ है बिफोर यू रीड पार्ट। दूसरा पॉइंट जो है ये आपके सेकंड वाले चैप्टर के लिए दिया हुआ है, जो सेकंड पार्ट है स्टोरी का, पर हम ऐसे ही पढ़ेंगे, इसको ब्रेक करके वहां रखने से अच्छा यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आपको दिया हुआ है बिफोर यू रीड। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ conquering the skies,
Here are two stories about flying. क्या दिया हुआ कि बहुत समय से बहुत पहले से ही हमेशा से हम ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसानों की इच्छा रही है कि हम जो हैं आसमान पे, आकाश पे जीत हासिल करें। और ऐसे ही तो एरोप्लेन का आविष्कार होना, ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स बनना, जेट्स बनना, इसी तरीके से इतनी जो हॉट एयर बलून्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं, ये सब चीज़ें आई कैसे? क्योंकि कोई तो पर्सन था जिसके दिमाग में ये चीज़ आई कि ऐसा कुछ भी तो होना चाहिए कि हम पक्षियों की तरह उड़ सकें, ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम भी आसमान को फील कर सकें, है ना। तो कई टाइम से, कई समय से, हमेशा से जो ह्यूमन बीइंग से इंसान है, उन्होंने सपना देखा है, ड्रीम किया है कि वो आकाश पर एक विक्ट्री हासिल कर सके। और इसी पे बेस्ड, ह्यूमंस की ड्रीम पे बेस्ड नहीं, स्काई पे बेस्ड, फ्लाइंग पे बेस्ड दो स्टोरीज हैं। एक है अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, एक बहुत ही यंग सी सीगल बर्ड है, ठीक है, और वो बहुत डरते हैं, बहुत डर रहे हैं कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा, मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगा। और वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि कब तक उसकी फैमिली, परिवार उसको खाना ला के देंगे, उसकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, उसको कभी ना कभी तो उड़ के जाना पड़ेगा ना अपने लिए खाना ढूंढने, अपने आगे जो उसका परिवार होगा उसके लिए खाना ढूंढने। तो ये कितनी ज़रूरी स्टेप है उसकी लाइफ में, वो चीज़ उसके पेरेंट्स उसको कैसे समझाते हैं, वो कैसे अपनी पहली उड़ान भरता है, उसके बारे में ये स्टोरी है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, और कैसे वो अपने डर से जीत जाता है। जैसे हमने नेल्सन मंडेला के चैप्टर में क्या पढ़ा, नेल्सन मंडेला जी ने एक बहुत प्यारी बात बोली है कि वो इंसान साहसी नहीं होता है जिसमें कोई डर नहीं होता, बल्कि वो जो अपने डर से जीत जाता है, अपने डर को काबू कर लेता है, वो होता है असली ब्रेव, असली साहसी, हिम्मती इंसान, है ना। तो वही चीज़ है कि कैसे सीगल भी अपने डर को हरा देता है, अपने डर के आगे हारता नहीं है, वो सब हम देखने वाले हैं इस स्टोरी में। सेकंड जो पार्ट होने वाला है, जिसके बारे में हम अगले कुछ इसकी समरी, इसके एनसीईआरटी फिर हम बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की, तब जब बात करेंगे ना, उसकी स्टोरी है ये। अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। एक पायलट है, ठीक है, जो एरोप्लेन चलाते हैं, पायलट, तो वो जो है एक तूफानी से बादलों में फंस गए हैं, ऊपर आसमान में अपने एरोप्लेन में बैठे हुए हैं और वो तूफान में फंस गए हैं। कैसे वो वापस आते भी हैं कि नहीं, सबसे पहली बात तो कि वो वापस एयरपोर्ट पहुंचते हैं कि नहीं, पहुंचते भी हैं तो क्या वो सेफ हैं कि या फिर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं या चोट लग गई है, और अगर वापस आते भी हैं तो उनकी मदद कौन करता है। मतलब ये सब के तो आंसर्स मिल भी जाएंगे, बट ये मदद कौन करता है ना, इसका जवाब तो आपको स्टोरी के अंत तक नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस, रहस्यमयी स्टोरी है, तो वो हम पढ़ेंगे जब हम द ब्लैक एरोप्लेन को डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, सो इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। आदिकाल से ही, यानी बहुत समय से ही, मनुष्य ने आकाश को जीतने का सपना देखा है। यहाँ उड़ने के बारे में दो कहानियां हैं, ठीक है। तो दो कहानियां क्या हैं? पहली, एक युवा सीगल उड़ने से डरता है, वह अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करता है, इसके बारे में स्टोरी है, जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट। कि एक युवा सीगल, एक यंग सीगल जो है वो उड़ने से बहुत ज़्यादा डर रहा है, और कैसे वो अपने डर को ही हरा देगा, उस पर विजय प्राप्त करेगा, वो हम बात करेंगे। दूसरा, एक पायलट तूफानी बादलों में खो गया है, क्या वह सुरक्षित आता है, उसकी मदद कौन करता है, ये हम बात करेंगे द ब्लैक एरोप्लेन में। तो इसको यहीं रखते हैं अभी हमारी जो बात है हम वो इस यंग सीगल पे करेंगे। क्लियर? ओके, अब हम चालू करते हैं पहला पैराग्राफ। तो स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस सीगल की, इस यंग सीगल की पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. क्या दिया हुआ है कि एक यंग सीगल है, वो अकेला है, अलोन यानी अकेला, कहाँ पर? एक लेज पे। लेज कैसा दिखता है? ऐसा पहाड़ी का निकला हुआ हिस्सा होता है जो, उसको क्या कहते हैं? लेज कहते हैं। तो इस लेज पे ये यंग सीगल जो है वो बिल्कुल अकेला है। क्यों है भाई अकेला? क्या उसकी फैमिली नहीं है? ऐसा नहीं है, उसकी फैमिली है, उसके माता पिता हैं, मॉम डैड हैं, और उसके दो भाई हैं, दो ब्रदर्स हैं और एक सिस्टर भी है। सो टोटल बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, मॉम डैड, टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, और वो खुद यंग सीगल, ठीक है। बट फिर भी वो अकेला है। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग जो हैं, जैसे कि उसके दो भाई और उसकी जो बहन है, वो ऑलरेडी द डे बिफोर, यानी कि जो बीता हुआ कल है, उस दिन वो लोग ऑलरेडी उड़ के जा चुके हैं। अभी हम बात करते हैं फ्लाई की, है ना। फ्लाई का पास्ट हो जाता है फ्लू, और जब हमें बात करनी होती है कि कोई चीज़ जो है वो एक
एक्शन खत्म होने के पहले भी एक और एक्शन हो चुका है, तब हम टेंस की बात करते हैं, वो होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अभी पता नहीं आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, बट अगर टेंस का वीडियो देखा नहीं है तो आप मेन चैनल पे जाके जरूर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ टेंस पे बेस्ड बहुत सारे वीडियोस हैं। ठीक है, जहाँ आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है कि क्या होता है टेंस या काल। ठीक है, अभी इधर बात करते हैं कि इसके जो दो भाई हैं, जो बहन है, फ्लोन यानी फ्लाई का थर्ड फॉर्म। ठीक है, जो ऑलरेडी एक दिन पहले उड़कर जा चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। अरे तो ये सब उड़ के जा चुके हैं, तो ये क्यों नहीं गया भाई? क्योंकि इसको डर लगता है। ही इज अफ्रेड, वो डरा हुआ है कि वो उड़ नहीं सकता। तो इस डर की वजह से वो अकेला रह गया है। कहाँ? उस जगह पे, लेज पे, जहां पर मे बी इसका घर है। क्लियर? सो आई होप सब कुछ क्लियर है। लेज का मीनिंग देखते हैं, फिर इसका जो ट्रांसलेशन है उसकी बात करेंगे। सो लेज मीन्स अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हेयर अ क्लिफ, जिसे कहते हैं किनारा। तो लेज है एक बहुत ही ज्यादा नैरो, यानी बहुत वाइड नहीं है, फैला हुआ नहीं है, बिल्कुल सिकड़ा हुआ सा है, नैरो। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? अभी ये पेन जो है अगर वो ऐसे खड़ी है ना तो ये वर्टिकल कहलाता है। अभी ये लेट जाएगी ना, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो ये जो लेज है वो ऐसे खड़ी हुई नहीं है, अब इस पे कैसे खड़े होगा वो, है ना? तो ये बैठी हुई है, ऐसे लेटी हुई है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। शेल्फ है, कईयों के घर में आपने देखा होगा, लाइक आपके घर में भी शायद, दीवारों में ना शेल्फ बनती हैं जिसमें हम सामान रखते हैं। तो वो शेल्फ पे रखते कहाँ पर हो सामान? लाइक अगर ये शेल्फ होती है तो इधर पर ऐसे पूरा स्पेस होता है, ये दीवार होती है और इस पे आप सामान रखते हो। तो ये जो शेल्फ होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। अब इसको ड्रॉ नहीं कर सकती, 3D है। ठीक है, सो इसको इस तरीके से होता है और उस पे सामान रखते हो। वैसे ही ये जो लेज है वो क्या है? बिल्कुल एक सिकड़ा हुआ सा, ऐसे हॉरिजॉन्टल सा शेल्फ टाइप का, जो कि एक वॉल या यहाँ पे कह सकते हो एक पहाड़ी से निकला हुआ हिस्सा है, और उस पे बैठा हुआ है कौन? ये सीगल। सो एक छोटा सा सीगल चट्टान के किनारे पर अकेला था। उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक छोटा सा सीगल है जो चट्टान के किनारे पे बिल्कुल लेज पे बैठा हुआ है, और वो अकेला है क्योंकि उसके दो भाई और एक जो बहन है उसकी, वो एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके हैं। वह उनके साथ उड़ने से डरता था, और वो डरता था इसीलिए वो उनके साथ उड़कर नहीं गया। क्लियर? ओके, आगे की कहानी पढ़ते हैं। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow मतलब जैसे तैसे, पर जैसे तैसे उसने कोशिश की। अभी क्या होता है ना, जब आपने कभी देखा, आई डोंट नो, पता नहीं, कि जो पक्षी होते हैं, आपने कई बार देखा होगा, वो ना ऐसे वॉक करके जाते हैं और एकदम से फिर उड़ान भरते हैं। या फिर अगर आप कभी फ्लाइट से गए हो तो आपको पता होगा कि एरोप्लेन जो ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल जहाँ रनवे पे बैठे हुए बिल्कुल प्लेन के अंदर वो एकदम से वहीं से उड़ जाएगा, नहीं, पहले थोड़ा वॉक करता है, लाइक वॉक इन द सेंस थोड़ी देर चलता है वो, है ना, उस रनवे पे प्लेन जो है वो चलता है, फिर धीरे से उड़ान भरता है। ऐसे ही जो ये पक्षी है, जो यंग सीगल है, उसने जैसे तैसे कोशिश की कि चलो ठीक है मैं भी उड़ने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो है वो थोड़ी सी दौड़ लगाता है, थोड़ी सी दौड़ लगाता है, उस लेज के बिल्कुल पॉइंट पे पहुंचता है। ब्रिंक मतलब वो पॉइंट जिससे बिल्कुल नीचे गिर जाएगा इंसान, तो बिल्कुल कॉर्नर तक पहुंचता है, और जैसे ही वो अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता है, अपने जो विंग्स हैं उनको फ्लैप करने की, फ्लैप करना यानी फड़फड़ाना, ठीक है, तो अपने विंग्स को, अपने पंखों को जैसे ही वो फ्लैप करता है, फड़फड़ाता है, वो डर गया और फिर वो आगे उड़ ही नहीं पाता, क्योंकि इतना भाग के आना, इतना फड़फड़ाना, जो पंख है वो तो स्टार्टिंग की स्टेप है, बड़ी उड़ान तो लेनी पड़ेगी ना, एक जो जंप है वो जंप लेने में इसको बहुत डर लगा, और उसने फिर ऑब्वियसली वो उड़ा ही नहीं, इसीलिए वो अकेला है। ठीक है, अब फटाफट से ब्रिंक का मतलब पढ़ते हैं, फिर हम इसका जो ट्रांसलेशन है वो देखेंगे। तो ब्रिंक का मतलब है द एक्सट्रीम एज ऑफ लैंड बिफोर अ स्टीप स्लोप और बॉडी और वाटर, मतलब कोई भी जो सोर्स है, बॉडी है या कोई वाटर बॉडी है, या फिर कोई ऐसे स्लोप है, जैसे ये पहाड़ी का निकला हुआ हिस्सा लेज था, ये पूरा लेज है, ये जो बिल्कुल किनारा होगा, कगार, बिल्कुल एक्सट्रीम एज, बिल्कुल अंत में, उसको कहते हैं ब्रिंक। तो वो आया, चल के आया, यहाँ पर पहुंचा ब्रिंक पे, अपने पंख फड़फड़ाया, बस वहीं पे डर गया, और उसके बाद उसने उड़ान नहीं भरी। क्लियर? अब इसका हिंदी में पढ़ते हैं। किसी प्रकार जब उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई और पंख फड़फड़ाने का प्रयत्न किया तो वह डर गया। अभी भाई कैसे भी करके उसने कोशिश की कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा, भागा, दौड़ दौड़ के गया चट्टान के किनारे पर और फिर अपने पंख फड़फड़ाए, बट डर गया। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. अभी देखो इधर पे पहुंचा वो बेचारा, अभी वो वैसे ही डरा हुआ है, ठीक है, अभी यहाँ पे पहुंचा है, ये लेज है, अभी इधर पहुंचा, वो कोशिश की उसने, पर जब नीचे का ध्यान दो ना, तो मतलब इतना बड़ा एरिया है कि वो देखकर ही वो डर जाता है। जैसे कई लोगों को हाइट का फोबिया होता है, डर होता है ना, तो वो हाइट देखते हैं तो डर जाते हैं। अब हमारे लिए ऐसा होता है कि क्या होगा भाई, गिर थोड़ी जाओगे, बट उनको डर है, क्या करें,
है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि हम देखेंगे नीचे और चक्कर आएंगे और गिर जाएंगे। तो वही चीज है कि नीचे जब देखा, देयर वाज अ ग्रेट एक्सपांस, पूरा फैला हुआ है एरिया, किसका, समुद्र का, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, पूरे दूर दूर तक नीचे जो है एरिया लेज के, वहां पूरा सी समुद्र है। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, बिल्कुल गहरा ही गहरा है, मीलों की दूरी पर नीचे नीचे नीचे। तो इतना नीचे वो कैसे, मतलब उसको डर लगता है कि नीचे गया खलास, तो वो चीज उसके दिमाग में चल रही है। ही फेल सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और वो सर्टेन था। सर्टेन का मतलब क्या होता है, श्योर। ये चीज हमने शायद लेटर टू गॉड में डिस्कस की थी कि आप श्योर की जगह वर्ड सर्टेन का यूज कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ गुड वर्ड, है ना। तो उसको ये 100% श्योरिटी थी, वो श्योर था बिल्कुल कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको अपने पंखों पे विश्वास नहीं था, उसको लगता था मैं उड़ तो जाऊंगा पर मेरे पंख मुझे धोखा दे देंगे और शायद फिर मैं गिर जाऊंगा। तो वो चीज थी कि उसको अपने पंखों पे भरोसा बिल्कुल नहीं था। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और इसीलिए जब उसको लगा कि भाई मैं उड़ ही नहीं पाऊंगा, तो वो ब्रिंक पे आया, उसने अपने पंख फड़फड़ाए, पर दुखी हो गया कि नहीं मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, और उसने अपना सर नीचे किया, उदास था वो, ये सैडनेस शो करता है कि वो उदास होकर अपना सर नीचे कर कर वापस चला गया। कहाँ चला गया, एक ऐसे होल, एक ऐसा वहां पर गड्ढा है, एक होल है जहां पर वो रहता था, जहां उसका घर है, तो वहां पर वो चला गया जहां वो रात को सोता है, वेयर ही स्लीप्स। तो बिकॉज उसको कह सकते हो कि भरोसा नहीं था अपने पंख पे। ऑब्वियसली उसको उड़ना आता था, उड़ना किसको नहीं आएगा, बर्ड को, वो कोशिश करते हैं, उनको उड़ना आता ही है, एक अलग नेचुरल है ना। पर उसको क्योंकि भरोसा ही नहीं था, वो श्योर था कि मेरे पंख मुझे धोखा दे देंगे, इसीलिए वो उड़ नहीं पाया और फिर वापस चला गया। क्लियर, फटाफट से अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, बिकॉज कोई डिफिकल्ट वर्ड है नहीं। सो नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था, एक्सपांस था, तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे, बहुत मीलों का बिल्कुल गहरा रास्ता है। तो वो डरा हुआ था ना कि वो कैसे उड़ेगा, अगर उड़ भी गया और गिर गया तो मतलब फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। उसे यकीन था कि उसके पंख उसे कभी सहारा नहीं देंगे, इसीलिए उसने अपना सिर झुका लिया और वापस उस छोटे से छेद में भाग गया जहां वह रात को सोता था। तो उसके लेज के नीचे एक छोटा सा होल बना हुआ था, छेद बना हुआ था, जहां जाके वो सोता था, और उसी उदास स्थिति में वो वापस चला गया। ठीक है, तो समझ आ रहा है कि उसका डर कितना ज्यादा है और क्यों वो अभी अकेला है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up the courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अभी इसी पैराग्राफ में बहुत सारे शब्द हैं जो कि शायद डिफिकल्ट लग रहे होंगे आपको, बट अभी बड़े आसान हो जाएंगे। देखो क्या दिया है, even when, बट भले ही जब उसने देखा, his brothers and his little sister, कि उसके जो भाई हैं दोनों और उसकी जो छोटी बहन है, whose wings were far shorter, जिनके पंख, यानी इस यंग सीगल के भाइयों के और जो सिस्टर है उसके पंख बहुत ज्यादा छोटे थे। किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, इस यंग सीगल की तुलना में उनके पंख छोटे थे, बट फिर भी क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था अपने अंदर, वो भाग के जाते थे उस ब्रिंक तक, उस एक्सट्रीम एज तक, कगार तक पहुंचते थे, अपने विंग्स को, पंख को फड़फड़ाते थे, फ्लैप करते थे और फ्लू अवे। फ्लू क्या है, पास्ट, अभी मैंने बताया फ्लाई का, तो वो उड़ के चले जाते थे। बस क्या डिफरेंस है, इसके पंख बड़े हैं, इसमें स्किल भी है, बट इसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, और इनको बहुत भरोसा है अपने ऊपर, भले ही पंख छोटे हैं फिर भी वो चले गए। तो यही एक चीज सीखने को मिलती है कि लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनमें इतनी स्किल्स नहीं होती हैं, आपसे कम स्किल्स होती हैं, बट उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है, वो इतने मेहनती होते हैं, इतना विश्वास रखते हैं अपने ऊपर कि वो उन छोटी सी स्किल्स या कम स्किल्स के साथ भी बहुत ऊंची उड़ान भर लेते हैं और कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। वहीं कई लोग होते हैं जिनमें बहुत स्किल्स होती हैं, बट क्योंकि वो डर होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, उस वजह से वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो यही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, स्किल्स कितनी भी हो, चाहे हो या ना हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और कोशिश करते रहना है, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि वो लोग भी उड़ के चले जाते थे, बट ये जो यंग सीगल ही फेल्ड टू मस्टर अप। मस्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा इन द सेंस जैसे कलेक्ट करना नहीं, हिम्मत जुटाना, दैट इज वॉट इज मस्टर अप। ठीक है, तो आप मस्टर अप को जुटाना से याद रख सकते हो, और करेज आगे है तो हिम्मत जुटाना इज मस्टर अप करेज। बट वो हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उसमें वो था ही नहीं कि वो कोशिश कर सके कि हाँ मैं उड़ सकता हूँ। टू टेक दैट प्लंज, प्लंज का क्या मतलब होता है, जैसे अभी ये पंख फड़फड़ाएंगे तो एक झटके से एक उड़ान भरनी पड़ेगी, एक छलांग लेनी पड़ेगी, फिर जाके आगे की जो फ्लाइंग है वो पॉसिबल हो पाएगी, है ना। तो वो जो झटके से एक उड़ान लेना होता है ना, उसको प्लंज कहते हैं। तो वो उतनी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहा था कि वो एक छलांग ले ले, वो एक कोशिश करे ताकि वो उड़ सके। क्यों नहीं कर पा रहा था, बिकॉज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, क्योंकि वो चाहता था उड़ना,
वो छलांग लेना चाहता था, ऐसा नहीं था कि उसमें चाह ही नहीं थी कि उसको कुछ करना ही नहीं है, नहीं, वो कोशिश करना चाहता था, बट क्योंकि उसमें डर था, उसको विश्वास नहीं था अपने ऊपर, अपने पंखों के ऊपर, इसलिए उसने कभी कोशिश ही नहीं की, हिम्मत नहीं जुटाई और वो उड़ नहीं पा रहा था। क्लियर? सो ये चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब फटाफट से मस्टर अप प्लंज की मीनिंग पढ़ते हैं, फिर हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। सो मस्टर अप और प्लंज का मतलब है, मस्टर अप मीन्स टू गैदर, इकट्ठा करना, यहाँ पर है हिम्मत जुटाना, ठीक है। नेक्स्ट है प्लंज, जंप और डाइव क्विकली एंड एनर्जेटिकली, मतलब एक जंप लेना या डाइव करने को भी कहते हैं, लाइक एक ऐसे डाइव लेते हैं ना एक पानी में जो स्विमिंग करते हैं उनको पता होगा, तो यहाँ तो एक छलांग लेना जो इधर पर है, या फिर डाइव के लिए भी वर्ड यूज किया जाता है, बट यहाँ डाइव की बात नहीं हो रही, जिसे कह सकते हो एक छलांग। यहाँ तक कि उसके भाइयों और छोटी बहन के पंख उसके पंखों से छोटे थे, वे भी भागकर किनारे तक गए, उन्होंने पंख फड़फड़ाए तथा उड़ गए थे, लेकिन वह छलांग लगाने का साहस नहीं जुटा सका जो कि उसे इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। तो वो बहुत सैड था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट वही चीज़ है कि वो प्लंज नहीं ले पा रहा था। और उसी जगह दूसरी जगह देखे तो उसके भाइयों और बहनों के पंख छोटे थे उससे, फिर भी क्योंकि उनमें हिम्मत थी वो फटाफट से जाते थे ब्रिंक तक, मतलब जो भी एक्सट्रीम एज है, कगार है, और वहाँ पर वो पंख फड़फड़ाते थे और उड़ जाते थे। तो अभी तक ये क्लियर हो गया है कि बहुत ज़्यादा डर है इस यंग सीगल के मन में, कैसे वो डर दूर होगा, कैसे वो उड़ान भर पाएगा, वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या होता है, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he couldn't move. अभी सब इन लोगों ने ना कोशिश कर ली है, जैसे ऐसा होता है ना कि आप ना पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मार्क्स ही नहीं आ रहे, यूनिट टेस्ट में फेल, फर्स्ट जो भी एग्जाम्स होता है SA1 वगैरह होते थे उसमें फेल, फिर आपका यूनिट टेस्ट हुआ उसमें फेल, अभी पढ़ ही नहीं रहे, मम्मी पापा परेशान, अभी वो पूरी कोशिश करेंगे ना, आपको सारी धमकियाँ देंगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो घुमाने नहीं ले जाएंगे, पढ़ाई नहीं करोगे खाना बंद कर देंगे तुम्हारा, पढ़ाई नहीं करोगे कमरा बंद कर देंगे तुमको, बहुत ज़्यादा नाटक होगा, ऐसे करके होता है। वही चीज़ यहाँ पे जो सीगल है उसके पेरेंट्स भी कोशिश कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा करना पड़ता है ना, डराना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो वही चीज़ है कि ये जो सीगल के मॉम डैड हैं, फादर मदर हैं, वो भी ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं कि उसको समझ जाए कि भैया उड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके मॉम डैड आते हैं और कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली मतलब होता है बहुत ही तीखी आवाज़, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा कर्कश, हार्श और तीखी सी आवाज़ में। अब ब्रेडिंग का मतलब होता है स्कोल्ड करना, डांट लगाना, तो उसको डांट रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तीखी आवाज़ में आ रहे हैं वो उड़कर, और बहुत ज़्यादा वो डांट रहे हैं किसको, सीगल को, और उसे धमकी दे रहे हैं, थ्रेटनिंग मतलब धमकी देना, उसको डरा रहे हैं, टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूखे रह जाना, ठीक है, तो उसको ये धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें हम खाना देंगे ही नहीं, और ऑब्वियसली अगर उसको खाना चाहिए तो उसको उड़कर जाना पड़ेगा ना अपने लिए खाना ढूंढने के लिए, तो उसके पेरेंट्स उसको ये धमकी देते हैं ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, कि भैया वो उसी लेज पे जो वहाँ पर खड़ा हुआ ना उतनी देर से, वही भूखा रह जाएगा, उसको खाना नहीं देंगे उसके मम्मी पापा जब तक वो उड़ेगा नहीं। बट फिर भी वो उड़ता नहीं है, क्यों? फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, उसको यही डर था ना कि मैं, मतलब वो देखो अपने फ्लैप करता है विंग्स, वो बिल्कुल किनारे तक, कगार तक आ जाता है, बट वो पहली छलांग ले नहीं पाता, प्लंज नहीं ले पाता, क्यों? क्योंकि उसको डर है कि वो उसके जो पंख है उसको साथ नहीं देंगे और वो सीधे नीचे गिर जाएगा, उस पूरे समुद्र का जो इलाका फैला हुआ है वहाँ पर, एंड ऑब्वियसली अगर वो उसमें गिरा तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसके दिमाग में यही चीज़ चल रहा है कि भाई मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, तो वो उस डर के कारण उड़ भी नहीं पा रहा। इवन उसकी जो इतना छोटा है तो उसके लिए भूख को सहन करना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो वो चीज़ भी उसको इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है जितना ये डर कि नहीं भैया मैं मर जाऊँगा अगर मैं उड़ूंगा तो वही चीज़ है कि उसके पेरेंट्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो डरे और वो फिर उड़ने लग जाए। फटाफट से देखते हैं श्रीली अपग्रेडिंग का मीनिंग एंड देन हिंदी ट्रांसलेशन। श्रीली इज विद अ हाई पिच्ड एंड पियर्सिंग वॉइस और साउंड, बहुत ज़्यादा हाई पिच और बहुत ज़्यादा ऐसे चुभने वाली जो आवाज़ होती है ना, तीखी आवाज़, उसे कहते हैं श्रीली। तीव्र कर्कश आवाज़ से, ठीक है, तो वो ऐसी आवाज़ से आ रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? अपब्रेडिंग यानी स्कोल्डिंग यानी फटकार लगा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, तुम भूखे रह जाओगे जब तक तुम उड़ोगे नहीं। सो उसके माता पिता यानी कि यंग सीगल के माता पिता उसे बुलाते हुए, उसे डांटते हुए, धमकी देते हुए आए थे कि जब तक वह उड़ नहीं जाता तब तक वह उसे भूखा रहने देंगे, लेकिन जीवन के लिए वह हिल नहीं सका। बस उसके खुद के जीवन की उसको इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि वो नहीं उड़ पा रहा था, बिकॉज डर बहुत ज़्यादा उस पर हावी हो चुका था, और इसीलिए उसने इस बात का भी कोई भी असर नहीं होने दिया अपने ऊपर कि भाई मुझे खाना ही नहीं मिलेगा अगर मैं नहीं उड़ पाऊंगा तो। क्लियर? ओके। That has 24 hours
That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अभी ये जो बातें हुई इसके पहले हमारा जो भी वार्तालाप हुआ है वो सब कुछ 24 घंटे पहले हुआ था, यानी एक दिन बीत चुका है उसको, जब उसके मॉम डैड ने उसको धमकी दी या उसके भाई बहन उड़ के चले गए थे, ये सारी चीज़ें 24 घंटे पहले हो चुकी हैं। अभी क्या हो रहा है भाई, अभी क्या बोल रहे हैं, तब से लेकर, सिंस देन, यानी उस समय से लेकर 24 घंटे पहले की जो बात हुई है उस बात से लेकर नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई उसके पास आया ही नहीं है, ना उसके पेरेंट्स ना उसके सिबलिंग्स, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि भैया इसका डर निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है। द डे बिफोर, और एक दिन पहले जो बीता हुआ दिन है उस दिन क्या हुआ था, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन इस यंग सीगल ने ये देखते हुए बिता दिया कि उसके पेरेंट्स जो हैं दे वर फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भाई उसकी जो सिस्टर है और उसके जो 2 भाई हैं उनके साथ इनके माता पिता जो हैं वो उड़ रहे हैं और ये फ्लाई करते हुए इनको देख रहा है। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, क्योंकि एक उड़ने की भी जो आर्ट होगा ना, एक कला होगा, राइट, हर एक चीज़ को करने की कला होती है। तो इनके लिए भी उड़ना, हमारे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए अरे इनके लिए उड़ना तो बहुत नॉर्मल बात है, भी एक तरीका होता है उड़ने का, कब कैसे कहाँ उड़ने का है, तो वो इनके माता पिता अपने बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि ये परफेक्ट हो जाएं उस कला में। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स ऑल्सो, ऐसे उड़ते, आपने कभी का नोटिस किया हो कि नहीं, ये जो पक्षी हैं ऐसे उड़ते उड़ते आते हैं, एकदम से मछली पकड़ते हैं और चले जाते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे आएंगे, एकदम से पानी में अपना जो भी पंजे हैं उसको रखेंगे और एकदम से एक मछली पकड़ते हैं और चले जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना ऊपर से, इसको कहते हैं स्किम करना, ठीक है। तो कैसे वो अपनी जो उड़ने की कला है उसमें परफेक्ट हो, दूसरी बात वो आए और फिर वो जो वेव्स को स्किम कैसे करना है, यानी कि मछली वगैरह को पकड़ना है वेव्स के ऊपर से तो कैसे करना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे डाइव करना है, जैसे ये एकदम से उड़ के टच होते हुए जाएंगे वो हो जाएगा स्किम करना, और कैसे फिर अपने पंजों को नीचे डाल के पकड़ना है मछली को वो हो जाएगा डाइव करना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और ये सब देख रहा है कौन, यंग सीगल। क्लियर, चलो फटाफट पहले पढ़ते हैं टू स्किम का मतलब क्या है, देन वी विल रीड द ट्रांसलेशन। टू स्किम मीन्स टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, कि ऊपर से निकल जाना, जो भी समुद्र है उसकी बात यहाँ हो रही है, पर वैसे भी अगर कोई ये सरफेस है, ठीक है, और इससे ये जैसी कोई भी चीज़ है, ये बर्ड है, अब इसको सिर्फ ऐसे टच करते हुए जाना है ऊपर से सरफेस के, तो उसको स्किम करना कहते हैं। बिकॉज यहाँ पर वेव्स की बात हो रही है, समुद्र है जो वहाँ की बात हो रही है, तो समुद्र के सरफेस से ऊपर से टच करते हुए निकल जाना उसे स्किम करना कहते हैं। और फिर वैसे ही वो डाइव करेंगे, बिल्कुल छलांग ऐसे एकदम से डुबकी लगाएंगे ताकि वो मछली पकड़ लें, वो हो जाएगा डाइव करना। तो ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं सीगल के पेरेंट्स। ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था, जो कुछ भी इसके पहले का वार्तालाप है वो 24 घंटे पहले हुआ है, तब से कोई उसके पास नहीं आया था। एक दिन पहले पूरे दिन भर उसने अपने माता पिता और अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था। वे उन्हें उड़ने की कला में निपुणता प्राप्त करने, लहरों पर तैरने तथा मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाने की शिक्षा दे रहे थे। तो ये 24 घंटे पहले क्या हुआ था कि यंग सीगल बैठ के यही देख रहा है कि कैसे उसके माता पिता उसके भाई बहन के साथ उड़ रहे हैं, उनको डुबकी लगाना, मछली पकड़ना और सरफेस से टच करते हुए जाना, उड़ना, ये सब कैसे करना है सब सिखा रहे हैं। पर ये यंग सीगल ये सब चीज़ें नहीं सीख पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको तो अभी एक पहली छलांग लगाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डन, ओके। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. बल्कि उसने तो क्या किया, उसने अपने बड़े भाई को भी देखा, उसका जो बड़ा भाई है यंग सीगल का, उसको देखा कि उसने अपनी पहली मछली जो है वो पकड़ के खाई है। हेरिंग क्या है? एक तरीके की मछली। तो उसने अपने भाई को देखा कि कैसे उसने अपनी पहली जो एक उपलब्धि है कि खुद से उसने खाना ढूंढा है, तो उसने अपनी मछली पकड़ी पहली और उसको वो डिवोर का मतलब होता है बहुत लालची तरीके से खा जाना, मतलब बिल्कुल गदगद फटाफट से खा जाना, उसे डिवोर करना कहते हैं। ठीक है, तो कैसे उसने मछली पकड़ी, कैसे वो फटाफट से उसको खा रहा है, ये सब चीजें उसने देखा अपने भाई को करते हुए। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। और ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वो एक रॉक पीस पे खड़ा है जो इसका बड़ा भाई है यंग सीगल का, और वो मछली पकड़ के खा रहा है, और जो इनके पेरेंट्स हैं वो जो हैं ऐसे आसपास खड़े हो गए गोल गोल, और प्राउड कैकल यानी ऐसी आवाज़ें कर रहे हैं जिससे वो अपना जो उनको गर्व महसूस हो रहा है अपने बेटे पे वो समझा पा रहे हैं, वो दिखा पा रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स जो हैं अपने बेटे की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उसने कैसे अपनी जो पहली मछली है वो पकड़ ली और वो मज़े से खा रहा है। क्लियर? अब फटाफट से ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। सो हेरिंग जो है वो एक तरीके की मछली है, और सॉफ्ट
फिन्ड सी फिश, एक प्रकार की मछली, एक समुद्र में पाई जाने वाली मछली है जिसे हेरिंग कहते हैं। दूसरा है डिवोर। डिवोर मतलब ईट फूड और प्रे हंग्रीली और क्विकली, यहाँ तो खाना या अपना शिकार बहुत जल्दी जल्दी, बिल्कुल ऐसा कि जैसे आपने कभी सालों से कुछ नहीं खाया है, उस लालच के साथ खाना, उसे डिवोर कहते हैं, यानी लालच से खाना। और तीसरा है कैकल, लाफ इन अ लाउड हार्श वे, बहुत तेज मतलब ऐसे हार्श सी आवाज में हंसना, ठीक है, उसे कहते हैं कैकल, यानी कि खिलखिलाकर हंसना। तो इसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं यंग सीगल कि उनके बेटे ने अपनी पहली मछली पकड़ी, इसीलिए वो उस प्राउड, उस गर्व के साथ खिलखिला रहे हैं। क्लियर? सो वास्तव में उसने देखा था कि उसका बड़ा भाई उसकी पहली हेरिंग पकड़ता है और उसे निगल लेता है। वह एक चट्टान पर खड़ा था जबकि उसके माता पिता गर्व से खिलखिलाकर हंसते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। तो ये उनका तरीका है सेलिब्रेट करना अपने बेटे की विक्ट्री को, अपने बेटे की जीत को, और ये सब चीजें यंग सीगल देख रहा है। इजी? ओके। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अभी पूरी जो सुबह थी, अभी जिस दिन की बात हो रही है, पूरी सुबह कंप्लीट मॉर्निंग में जो पूरी फैमिली थी, यानी कि यंग सीगल के पेरेंट्स, उसके दोनों ब्रदर्स और सिस्टर, ये सब जो है दे वर वॉक्ड अबाउट ऑन अ बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, यानी कि यहाँ पर बैठा हुआ है लेज, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे बैठा, चलो समझो ये यंग सीगल है या फिर ये यंग सीगल है, ठीक है। अभी वो एक जगह बैठा है और ये दूसरी जगह ऑपोजिट, यहाँ पे पूरा एरिया और दूसरी जगह पे भी ऐसे ही क्लिफ बना हुआ है। तो वहां पर वो वॉक कर रहे हैं उस प्लेट्यू पे इसकी फैमिली, और सिर्फ इसको टॉन्ट कर रहे हैं, इसको एक तरीके से ताना कस रहे हैं कि क्या, कि तुम कितने डरपोक हो। कॉवर्डिस का मतलब होता है डरपोकता, है ना। तो वो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे थे, उसको ताना दे रहे थे पूरी सुबह कि भाई तुम डरपोक हो। ऑब्वियसली कभी भी ऐसा होता है ना कि आपको ऐसी कोई चीज़ बोल देता है कि भाई तुम डरपोक हो या ऐसे हो या तुमसे कुछ नहीं होगा, तो तब आप शायद और अच्छे से प्रोडक्टिव होते हो और अच्छे से काम करके दिखाते हो। तो ऐसा ही कुछ सोचते हुए शायद जो सीगल है उसके पेरेंट्स ने, उसकी फैमिली ने ऐसा किया। क्लियर? अब फटाफट से पढ़ते हैं क्लिफ का मीनिंग एंड देन कॉवर्डिस को डिस्कस करेंगे। सो क्लिफ है अ स्टीप रॉक फेस स्पेशली एट द एज ऑफ द सी, यानी चट्टान, जो पूरी चट्टान बनी हुई थी ना, जैसे फोटो में भी देखा, एक तरफ यहाँ चट्टान थी, वहां पे दूसरी चट्टान थी, तो उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है कॉवर्डिस, लैक ऑफ ब्रेवरी, यानी कायरता। तो अगर कोई डरपोक होता है तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है कावर्ड, और कायरता या डरपोकता को कहते हैं कावर्डिस। क्लियर? ओके। और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता की हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहा था। तो बार बार वो सामने वाली चट्टान पे चल रहे हैं और यहाँ पर इसको टॉन्ट कस रहे हैं कि भैया तुम डरपोक हो। डन? ओके। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अभी यहाँ ऐसा हो रहा है कि अब जो सन है, जो सूरज है, वो उग रहा है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी कोई चीज़ जो है वो ऊपर आ रही है, राइट। तो ऐसे ही अभी सूरज उग रहा है, असेंडिंग। और इस वक्त जो सूरज की रोशनी है बहुत तेजी से पड़ रही है, किस पे, उस लेज पे जहां पर ये यंग सीगल रहता है, क्योंकि वो जो लेज है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। और इसको ये जो गर्मी है, जो सूरज की रोशनी है, वो और ज़्यादा महसूस हो रही थी और ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि उसने जब से रात ढली थी जो प्रीवियस, तब से उसने कुछ खाया नहीं है, उसके पेट में कुछ नहीं गया है, उसको भूख लग रही है, और उस वजह से वो और टायर्ड होगा, बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी, और उस वक्त गर्मी जो है उसको ज़्यादा महसूस हो रही है और ज़्यादा परेशान वो हो रहा है। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं फटाफट से ब्लेजिंग और नाइटफॉल का मीनिंग। ब्लेजिंग मतलब वेरी हॉट, यानी कि प्रज्वलन, बहुत ज़्यादा ब्राइट, तेज, गर्म जो रोशनी होगी ना सन की, उसको बोला है ब्लेजिंग सन, लाइक बहुत ज़्यादा तेज गर्मी है। नाइटफॉल द ऑनसेट ऑफ नाइट, यानी सांझ, जैसे ही नाइट का सांझ आता है, यानी सूरज डूब चुका था, तब से लेकर द ऑनसेट ऑफ नाइट या डस्क या सांझ का जो समय होता है उसे नाइटफॉल कहते हैं। तब से कुछ भी नहीं खाया था किसने, इस यंग सीगल ने। अब सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था, उसकी चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था पर चमक रहा था। तो भाई बिल्कुल साउथ की तरफ फेस कर रहा है वो लेज, तो और ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ रही है, और उसी लेज पे कौन रहता है, यंग सीगल। उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था, और उसको कुछ ज्यादा ही गर्मी फील हो रही थी, या बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि उसने कुछ भी खाया नहीं था। डन? ओके। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep. अभी क्या हुआ ना, अब इसको कुछ तो करना पड़ेगा ताकि इसके पेरेंट्स को पता चले कि भैया मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ दे दो। तो इसने क्या किया, धीरे धीरे से चलकर आया
और अपने लेज की बिल्कुल जो कगार है वहां तक पहुंच गया। अभी वहां पहुंच के इसने क्या किया, एक जो अपना पैर है उसको ऊपर अपने पंख के नीचे छुपा लिया, अपने विंग के नीचे हाइड कर लिया, और एक पैर पे खड़ा था, एक आंख बंद की, फिर दूसरी आंख बंद की, और ऐसे दिखावा कर रहा था कि जैसे वो सो रहा है, ताकि शायद उस पर नजर पड़े इसकी फैमिली की। तो ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, धीरे धीरे वो उस लेज के ब्रिंक या कगार पे पहुंचा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पे वो खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरा जो पैर है वो अपने पंख अंडर हिज विंग यानी अपने पंख के नीचे छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख अपनी बंद की, देन दी अदर, और फिर दूसरी आंख बंद की, एंड प्रिटेंडेड यानी दिखावा किया, प्रिटेंड करना यानी फेक करना, कुछ नकली करना, तो उस दिखावा किया टू बी फॉलिंग अस्लीप, कि अब वो सो रहा है, उसको नींद आ रही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन। वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गया और एक टांग को पंखों के नीचे छुपाकर एवं दूसरी टांग पर खड़े होकर उसने अपनी एक आंख मूंद ली और फिर दूसरी, और उसने सोने का बहाना किया। अभी वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऑब्वियसली अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, भैया मेरे को नींद आ रही है, इस तरीके से कुछ। अब क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट उसकी फैमिली का रिएक्शन। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उसकी फैमिली में ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि भैया सीगल जो है वो क्या कर रहा है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. और उसने ये देखा कि भैया कितना भी कुछ कर लो, मेरी फैमिली मुझे ध्यान ही नहीं दे रही है, बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया उसको। एंड उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई हैं और जो बहन है वो प्लेट्यू पे सो रहे हैं। डोजिंग यानी कि मस्त अपनी झपकी लेना, नींद लेना। ठीक है, कैसे उनकी जो नेक है वो उन्होंने ऐसे संक कर लिया, यानी बिल्कुल ऐसे नेक जो है ये दिख ही नहीं रहा एरिया। ठीक है, सो इस तरीके से वो जो है सो गए अपना हेड संक करके यानी नीचे झुकाकर, और मस्त अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। क्लियर, फटाफट से पढ़ते हैं डोजिंग का मीनिंग। सो डोज करना या डोजिंग का मतलब होता है स्लीप लाइटली, हल्की नींद। जैसे अगर कोई सो गया होता है तो कहते हैं कि डोज्ड ऑफ। ठीक है, सो डोजिंग का मतलब क्या होता है, सो जाना, एक हल्की सी नींद करना। तो वही इसके भाई बहन जो है वो कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने उसकी सुध नहीं ली। उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन पहाड़ पर सो रहे हैं और उनके सिर उनके गले में डूबे हुए हैं। कैसे डूबे हुए, मैंने पिक्चर के थ्रू आपको बता दिया, क्योंकि ऐसे ही ये बर्ड्स सोते हैं। क्लियर, ओके। His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. क्या दिया हुआ है कि उसके जो पापा हैं, he was preening. Preening का मतलब क्या होता है, अपने पंखों को साफ करते रहना, यू नो, ग्रूम करना। जैसे हम अपने बाल नहीं बनाते हैं बिल्कुल ऐसे से करके कि सब बढ़िया बढ़िया लगना चाहिए एंड ऑल, ऐसे ही उसके जो पापा हैं वो अपने पंखों को जो है मस्त साफ कर रहे हैं, संवार रहे हैं, ताकि वो खूबसूरत दिखें, सॉर्ट ऑफ। तो इस तरीके से अपने पापा की एक्टिविटी बताता है। नेक्स्ट उसकी मम्मी जो है वो डेफिनेटली ध्यान दे रही थी इस सीगल पे। जो मॉम है यंग सीगल की, वो उनको देख रही थी। वो कहाँ खड़ी हुई थी कि प्लेट्यू का एक छोटा सा हिस्सा उठा हुआ था, एक हम्प टाइप का बना हुआ था, उस पे वो खड़ी हुई थी। जैसे सपोज यहाँ पे एक प्लेट्यू है, ठीक है, ये पूरा प्लेट्यू बना है, तो यहाँ पर मे बी एक एरिया जो है वो उठा हुआ है, तो इस पे वो जो है उसकी मम्मी यंग सीगल की वो खड़ी हुई है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उनका जो चेस्ट का एरिया है वो बिल्कुल आगे की तरफ करके खड़ी हुई है, यानी इस तरीके से वो कुछ पोस्चर लेकर खड़ी हैं। ठीक है, चलिए अब प्रीनिंग का मतलब पढ़ते हैं एंड देन ट्रांसलेशन देखेंगे। सो प्रीनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, लाइक कोशिश करना ताकि अपने फेदर्स वगैरह यू नो परफेक्ट रहे। तो अपने पंखों को बड़ा ग्रूम व्रूम कर रहे हैं, कौन, इनके फादर। पंखों को साफ करने का तरीका उसे कहते हैं प्रिनिंग। उसके माता पिता अपनी सफेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहे थे, यानी उसके पिता, ठीक है, उनके जो पिता हैं वो अपने जो पंख हैं उनको साफ कर रहे हैं। केवल उसकी माँ ही है उसे देख रही थी। वह एक पठार पर यानी कि एक हम्प पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी तथा उसकी सफेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी, और बिल्कुल वो ऐसे आगे करके खड़ी हुई है, ट्रस्ट करके। अब वो क्यों ऐसे कर रही थी, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, मस्त सो रहे हैं, पापा अपने पंखों को ठीक कर रहे हैं और मम्मी जो है वो खड़ी हुई हैं। नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of a beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब इधर क्या दिया हुआ है कि बार बार वो क्या कर रही थी ना, जो उनकी मम्मी थी वो बार बार उनके जो कदमों में एक फिश रखी हुई थी, एक मछली रखी हुई थी, उसको बार बार टीयर कर रही थी, खाने की कोशिश कर रही थी। और उस फिर जो बीक है, अपनी जो चोंच है, उसको एक रॉक पे स्क्रैप कर रही थी, उसको नुकीली कर रही थी अपनी बीक को, ताकि और अच्छे से फिश को टीयर कर सके। अब यही तरीका होता है किसका, इन सब सीगल्स का, कि वो ऐसे मछली खाते हैं।
ठीक है, तो यही वो करके दिखा रही हैं। अब इसने कुछ खाया है नहीं, इसको वैसे ही बहुत भूख लग रही है, ऊपर से उसके सामने इतना उसका फेवरेट खाना है यानी फिश है, तो वो और ज़्यादा भूख के मारे पागल हो रहा था। तो फूड का खाने का जो साइट है, जो नज़ारा है सॉरी, वो देखकर वो पागल हो गया था, उसको और भूख लगने लगी। हाउ ही लव टू टीयर फूड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था खाने को ऐसे टीयर करना, अपनी बीक को ऐसे नहीं रगड़ना, स्क्रैप करना, एंड अगेन टू वेट इट, और फिर से उसको उस तरीके से यूज़ करना ताकि वो खाने को कट कर कर टीयर कर कर खा सके। क्लियर? चलिए अब टू वेट का मीनिंग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रांसलेशन देखेंगे। सो टू वेट मीन्स टू शार्पन यानी तेज करना। जैसे मैंने बोला जो बीक है उसको बार बार वो स्क्रैप कर रही है या बार बार जो है रॉक से घिस रही हैं, ताकि जैसे हम चाकू को और ज़्यादा धार करते हैं तो ऐसे ऐसे करके नहीं उसको और ज़्यादा शार्पन करते हैं, उसी को कहते हैं टू वेट, टू शार्पन इट। तो वो अपनी बीक को और शार्प कर रहे हैं ताकि वो और इजीली फिश जो है उसको टीयर कर ले। कभी कभी वह अपने पैरों पे पड़ी मछली को काट रही थी तथा फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ कर रही थी। भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था। किस प्रकार वह भोजन काटना पसंद करता था, चोंच को इस प्रकार रगड़कर तेज करना। सो ये सब चीज़ें जो देख रहा था वो, उसकी मॉम जो है वो फिश जो है उसको बार बार ऐसे काट के खा रही हैं, या स्क्रैप करके खा नहीं रही थी, मतलब उसको काट रही थी, या अपनी जो बीक है उसको शार्पन कर रही थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको वैसे ही बहुत पसंद थी। साथ ही साथ तभी सीगल खाना देखकर और ज़्यादा पागल हो रहा था। क्लियर? ओके। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब यंग सीगल अपनी ही तरीके से एक साउंड प्रोड्यूस करता है गा गा गा, जिससे वो ये बताना चाह रहा है अपनी मॉम को, वो रिक्वेस्ट कर रहा है उनसे, बेग कर रहा है कि प्लीज मुझे खाना दे दो। गा कॉल अ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, बहुत ही इंसल्टिंग वे में वो जो है चीखती हैं, और उसकी आवाज़ कैसी है, गाव कॉल अ, यानी कि वो शायद ऐसे कर रही हैं जैसे चिड़िया चौप करती हैं, चहचहाती हैं, वैसे इनका एक तरीका है। तो वो इस तरीके से जो है इसका जवाब देती हैं उसकी रिक्वेस्ट को, कि वो इंसल्टिंग वे में उस पर चिल्ला देती हैं। बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream। बट वो लगातार ऐसे ही चिल्लाता रहा क्योंकि ऑब्वियसली उसको बहुत भूख लग रही है, और एक मिनट या उसके बाद उसने एक बहुत ही खुशी से चिल्लाया, लाइक एक बहुत ज़्यादा खुश हो गया हो जैसे वो। अब क्या हुआ वो भी बात करेंगे, बट पहले इसके वर्ड्स का डिस्कस कर लेते हैं। सो डेरिसिवली और प्लेंटिवली को पढ़ते हैं। डेरिसिवली इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही स्टूपिड, लाइक बहुत इंसल्टिंग वे में कि कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर वेरी स्टूपिड और फूलिश, ऐसे तरीके से अगर कोई डील करे ना तो उसको डेरिसिवली कहते हैं, यानी उपहास पूर्वक। कि जो सीगल है वो जब रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे खाना दे दो, तो उसकी मम्मी ने जिस तरीके से चिल्लाया बाद में, वो ऐसा था कि जैसे शी इज़ लाइक कि यू आर स्टूपिड, आई डोंट वांट टू इवन लुक एट यू, उस तरीके का कुछ मैनर। प्लेंटिवली इज दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख के साथ। इट मीन्स शोकाकुल होकर। तो यहाँ पर वो उसी ही दुख के साथ जो है वो चीखे जा रहा है कि मुझे खाना दे दो, एंड इस तरीके से। बट फिर एकदम से वो दुख से वो खुशी में चेंज हो जाता है, या खुश हो जाता है, बदल जाता है वो खुशी में। तो वो क्या चीज़ हुई, लाइक ऐसा क्या हुआ, पढ़ेंगे, पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। गा गा गा, उसने कुछ भोजन अपने लिए लाने की अपनी माँ से प्रार्थना की। तो वो प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे प्लीज़ खाना दे दो। ग्वा कॉल अ, व्यंग करते हुए वह उत्तर से चिल्लाई। तो उन्होंने उत्तर दिया क्या, चिल्लाते हुए, डेरिसिवली, एक तरीके से मजाक उड़ाते हुए, इंसल्ट करते हुए। पर वह दुख से पुकारता रहा तथा 1 या 2 मिनट के पश्चात वह खुशी से चीखा। तो वो दुख के साथ, पूरे सैडनेस के साथ चिल्ला ही रहा है कि मुझे खाना दे दो, खाना दे दो, बट एकदम से कुछ हुआ कि वो खुशी से चीखा। अब वो क्या हुआ कि जिससे वो खुश हो गया, लेट्स रीड दैट। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out trying to get nearer to her as she flew across. अब हुआ क्या कि उसकी जो मॉम है उनने फिश उठाई, मछली उठाई, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वो बिल्कुल उस यंग सीगल की तरफ उड़ते हुए आ रही थी, वो भी उस मछली के साथ। तो वो खुश हो गया कि अरे मेरी मम्मी मुझे खाना दे रही है। ही लीन्ड आउट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। अब ऐसा है कि ये एक प्लाट्यू है, ये एक प्लाट्यू है। अभी इधर से जो मॉम है वो फिश लेकर उड़ते हुए आ रही हैं, और ये जो यंग सीगल है वो भी आगे आगे बढ़ रहा है ताकि वो जल्दी से आए और उसको फिश दे दे। तो ये भी आगे बढ़ता जा रहा है कि भैया मेरे को फिश मिलेगी। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, बट बिल्कुल जस्ट, वो बस इधर पे ही थी कि ये इधर खड़ा है और ये इधर खड़ा है, बिल्कुल ऑपोजिट ही थी जब वो, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। ठीक है, वो मस्त उड़ रही थी, आ रही थी, पर वो रुक गई। हॉल्ट लेना यानी कि एक स्टॉप लेना, जैसे ट्रेन हॉल्ट्स होते हैं यानी स्टॉप वाले स्टेशन होते हैं, उसको बोलते हैं हॉल्ट। तो वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उनकी विंग्स जो है वो उड़ नहीं रही, बिल्कुल मोशनलेस है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, वो जो मछली है वो उनके मुंह में ही है। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और वो उस पोजिशन पे है, मतलब ऐसी डिस्टेंस पे है जहाँ शायद वो यंग सीगल जो है वो उनके मुंह से मछली छीन ही सकता है, इतनी कम दूरी है। अब ऐसा क्या होता है कि वो रुक जाती हैं, या इससे क्या होने वाला है पढ़ते हैं, बट पहले इसको फिर से डिस्कस करते हैं।
कि उनकी मॉम जो है वो फटाफट से वो जो मछली थी उसको मुंह में लेती हैं, उसकी तरफ उड़ते हुए आती हैं, और ये यंग सीगल भी आगे आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसको भी उम्मीद है कि हाँ भाई मुझे जल्दी से फिश खाने को मिलेगी। बट जैसे ही वो उसके जस्ट ऑपोजिट ही थी, पहुंच ही गई थी, वो रुक गई, उन्होंने एक पॉज लिया और उनके मुंह में मछली अभी भी है, उनकी विंग्स बिल्कुल भी मोशन में नहीं है, उड़ना उन्होंने बंद कर दिया है, और जो यंग सीगल है उसके जस्ट इतनी पास है, मे बी शायद वो लेज पे पहुंच गई होंगी, ऐसा कहना चाहिए कि यहाँ अगर यंग सीगल है तो शायद वो यहाँ तो पहुंची गई होंगी, नहीं तो वो गिर नहीं जाएंगी अगर अभी विंग्स मोशनलेस है तो वो यहाँ आ गई हैं उनकी मॉम, और ये रहा यंग सीगल, और इतने पास में है कि वो उनके मुंह से मछली बिल्कुल छीन ही सकता है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हॉल्टेड का मीनिंग पढ़ते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। सो हॉल्टेड मतलब एक पॉज लेना, ब्रिंग और कम टू एन अब्रप्ट स्टॉप, ठीक है, यानी रुकना, एकदम से रुक जाना उसे कहते हैं। मैं भी ये थोड़ा चिपक गया है बट दिस इज हाउ, वो रुकना ही है। ठीक है, सो ये चीज दी हुई है कि वो एकदम से स्टॉप पे आ गया, स्टॉप पे आ गया नहीं, स्टॉप हो गई वो, यानी वो रुक गई एकदम से। ठीक है, और उन्होंने उसको फिश नहीं दी। अब इससे क्या होगा अभी पढ़ेंगे, लेट्स रीड दिस। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और वो उसकी ओर उड़ी। वह उत्सुकता से आगे झुका और अपने पैरों से चट्टान को पीटा। जैसे ही वह उड़ रही थी उसके अधिक समीप जाने का प्रयत्न किया, परंतु जब वह उसके बिल्कुल सामने थी वह रुक गई। उसके पंख गतिहीन थे, उनकी चोंच ने मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की पहुंच में था। तो मतलब जो बिल्कुल डिस्टेंस था बहुत कम है। अभी यंग सीगल जो है वो मछली छीन सकता है अपनी मुंह की मम्मी के माउथ से, बट बीक से, यानी बट ऐसा क्या हुआ कि वो रुक गई। तो वो प्लानिंग जो है ना उनके मॉम के दिमाग में जो प्लान चल रहा था, अब आपको समझ आएगा। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, तो यंग सीगल वाज लाइक हाँ हाँ मिलेगी, एंड वो रुक गई। तो ही वाज लाइक क्या हो गया, तो वो सरप्राइज्ड था कि क्यों रुक गई मेरी मम्मी एकदम से, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियर, और वो यही सोच सोच के परेशान हो रहा है कि मेरी मम्मा पास में क्यों नहीं आई है, मतलब उनको मुझे मछली देनी नहीं है क्या। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। बट अभी ये सिर्फ कुछ पलों के लिए था, मेन मुद्दा ये था कि अब इसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, लाइक बहुत 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 तेज़ भूख लग रही है उसको, वो स्टार्व कर रहा है। तो उसने क्या किया, एकदम से डाइव किया, छलांग लगाई किस पे, उस मछली पे, बिकॉज उसको मछली पकड़ के खानी थी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अभी ये हुआ कि जैसे ही उसने झपट्टा मारा कि वो मछली पकड़ेगा, एकदम से वो जो स्पेस थी ना, जो बिल्कुल लेज के बिल्कुल पास में, मे बी उसकी मॉम बिल्कुल कगार पे खड़ी थी, तो वो स्पेस में जाके गिरने लगा। और जब उसको दिखा कि अब वो एक बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बिल्कुल खुले आसमान में है, तो उसको एकदम से झटका लगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा डर गया हो वो, और उसका जो दिल है वो धड़कना ही लाइक ऐसा लग रहा था कि रुक गया, थम गया। जब आपको लगता है कि बस अब मैं गया, तो एकदम से नहीं, वो जैसे अगर आप कभी एडवेंचरस स्पोर्ट्स वगैरह किया है आपने, या फिर आप इमेजिन करो कि आप पहाड़ से, जो नहीं होता है कि एकदम से आपको धक्का दे देते हैं, आप बिल्कुल जुड़े हुए रहते हो, जो भी प्रोटेक्शंस वगैरह होते हैं, केबल्स वगैरह, बट आप जो है बिल्कुल नीचे होते हैं इतनी खाई में, तो उस वक्त जो डर होता है दिल में, बिल्कुल दिल बैठ जाता है, थम जाता है, वो चीज़ अभी यंग सीगल के साथ हो रही है। सो वही चीज़ हुई, और अब इससे जो फायदा होगा ना यंग सीगल को वो पढ़ेंगे, बट सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। सो हैरान होते हुए उसने एक क्षण प्रतीक्षा की कि वह उसके और समीप क्यों नहीं आ रही थी, लाइक उसकी जो मॉम है। तब भूख से पागल होकर उसने मछली पर छलांग लगाई। तब तक एक राक्षसी भय उसमें व्याप्त हो गया और उसका दिल स्थिर हो गया, क्योंकि वो उस जगह पे गिर चुका था। लाइक विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। वो जो गहराई है, जो खाई टाइप्स का ही ऑलमोस्ट, या सी एक्सपेंस है जो, वहां पे वो गिर रहा था ऑलमोस्ट, और इसीलिए वो डर गया। उसमें एक तरीके का भय जो है, जो बहुत ज्यादा मॉन्स्ट्रस था, डरावना था, वैसा उसके अंदर फील हो रहा था उसको। एंड उसके हार्ट ने काम करना जैसे बंद कर दिया, ऐसा हो रहा था, लाइक सब कुछ रुक गया हो, जैसे एकदम से एक झटका लगाओ। अब इससे होगा क्या ना, ही कुड हियर नथिंग। अभी उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आसपास क्या चल रहा है, वो इतना ज्यादा डरावना था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बट ये सिर्फ कुछ एक मिनट का टाइम हो गया, उससे भी कम, जो ये सब चीजें रही, यानी कि वो डर गया था, हार्ट काम करना बंद कर दिया, सॉर्ट ऑफ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अभी उसके पास नीचे जाके गिर के बिल्कुल खत्म हो जाने का एक रास्ता है, या फिर वो अपने पंखों को कोशिश करे उड़ने की, तो ताकि वो अब उड़ सकता है ना, वो बच जाएगा। वही चीज हुई, नेचुरली उसके जो विंग्स हैं वो आउटवर्ड स्प्रेड हुए और वो उड़ने लगा। तो उसकी जो मॉम है उनको पता था कि भाई एक ही तरीका है जिससे मैं अपने बेटे को कोशिश कर सकती हूँ कि वो उड़ने लगे, और वही हुआ कि वो जो डर था ना कि गिर के वो मर जाएगा, उस डर ने उसको आगे जाके हेल्प की कि वो उड़ने लग गया। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। ही कुड फील द टिप्स ऑफ द विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। और एकदम से जो विंड थी, हवा थी,
वो उसकी बॉडी को टच करते हुए जा रही थी, फिर उसके फेदर्स को टच कर रही थी, वो हवा अपने स्टमक पे महसूस कर पा रहा था, अपने पंखों पे महसूस कर पा रहा था, उसको सब कुछ लाइक उसको ऐसा लग रहा था कि वो हवा काटते हुए आगे उड़ रहा है, तो वो सब चीज़ें वो महसूस कर पा रहा था। अब उसको समझ आ गया होगा कि नहीं, उड़ना बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है, साथ ही साथ वो उड़ सकता है। तो इस तरीके से फाइनली वो अब उड़ गया, जिसके लिए हम पढ़ रहे थे कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। बट ये सब इसीलिए हुआ बिकॉज उसकी मॉम की जो प्लानिंग थी वो सुपर्ब थी, राइट। ओके, चलिए अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, देन वील मूव ऑन कि आगे जाके सेलिब्रेट कैसे किया एंड आगे क्या हुआ ना। ओके, अब फटाफट से इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन वो देखते हैं। तो इसमें लिखा है उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह केवल 1 मिनट तक चला। मतलब उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ऑब्वियसली, बिकॉज डर गया था ना कि ये क्या हो गया, लाइक ऑलमोस्ट एनी मोमेंट मेरी डेथ हो सकती है, ऐसा टाइप का उसका एक्सपीरियंस था। लेकिन यह केवल 1 मिनट तक चला, सिर्फ 1 मिनट के कुछ अंतराल तक ये सब चीज़ें चलती रही। अगले ही पल उसने पंखों को फैले हुए महसूस किया, उसके पंख बाहर की ओर फैले हुए थे, यानी कि वो नॉर्मल ऐसे था, अभी एकदम से उसके विंग्स जो है वो बाहर आ चुके थे, यानी वो उड़ने लग गया था। हवा उसकी छाती के महीन बालों से टकराई, फिर उसके पेट के नीचे और उसके पंखों से टकराने लगी। वह अपने पंखों की युक्तियों को हवा से काटते हुए महसूस कर सकता था, यानी वो अपनी बॉडी के हर एक हिस्से पे उस हवा को महसूस कर रहा था, उस एयर को महसूस कर रहा था, विंड को महसूस कर रहा था, जो शायद वो इतने टाइम से करना चाहता था महसूस, या फिर वो उड़ना चाहता था। बट वही है कि डर था उसको, अपने पंखों पे विश्वास नहीं था। बट वो जो एक स्थिति आ जाती है ना, जब ऐसी स्थिति आती है जब आपको कुछ नहीं करना होता, फिर भी आप उस डिफिकल्ट से काम को कर लेते हो, खतरों खिलाड़ी बन जाते हो, दैट इज समथिंग जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यंग सीगल जो है वो डेफिनेटली रेडी नहीं था इस फर्स्ट फ्लाइट के लिए। बट ये सिचुएशन ही ऐसी थी कि अगर वो नहीं अपने पंख फैलाता और उड़ता, डेफिनेटली उसकी डेथ हो सकती थी। डन, ओके। He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Ga ga ga, his mother swooped past him, her wings making a loud noise. अभी इधर क्या हो रहा है? He was not falling headlong. Headlong मतलब सर के बल, यानी जैसे अगर कोई पक्षी जो है वो उड़ रहा है, ठीक है, अगर वो नहीं उड़ पा रहा है तो वो नीचे ऐसे गिरता जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे एरोप्लेन है, अगर उसका एग्जांपल लें कि भैया एरोप्लेन उड़ रहा है बट प्रॉपर बैलेंस नहीं है, तो वो ऐसे नीचे गिरेगा, करेक्ट। वही चीज अब वो ऐसे गिर नहीं रहा था, यानी वो उड़ पा रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वो उड़ता ही जा रहा था, आगे बढ़ता ही जा रहा था, डाउनवर्ड्स आउटवर्ड, मतलब जैसे नॉर्मली उड़ते हैं ना, वो नेचुरली उसको आ रहा था। He was no longer afraid. अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था उड़ने से। He just felt a bit dizzy. But yes, उसको थोड़ा बहुत चक्कर आ रहे थे। उसके 2 रीजंस हो सकते हैं, एक तो उसने कुछ खाया नहीं था, दूसरी बात एकदम से ये झटका लगा उसको जब वो आसमान में उड़ रहा है पहली बार, तो उसको थोड़ा सा ऐसे चक्कर टाइप का फील हो रहा था। His mother swooped past him, her wings making a loud noise. उसकी मॉम सबसे ज़्यादा खुश थी यंग सीगल की, डेफिनेटली। तो वो इस तरीके से आवाज़ें करते हुए उसके आगे उड़ती जा रही हैं, एंड देन यू नो उसको अपने जो पंख हैं उससे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रही थी, सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेट करने के लिए या उसको और मोटिवेट करने के लिए। डन, ओके। चलिए इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। इसके पहले हेडलॉन्ग, डिजी, सूप्ड, 3 वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग देखते हैं। हेडलॉन्ग का मतलब है विद द हेड फॉरमोस्ट, यानी सिर के बल। तो वो उड़ रहा था बट अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। डिजी मतलब एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, एक चक्कर जैसा फील होना। तो डिजी मतलब ये होता है कि आपको चक्कर आया तो अपना बैलेंस लूज कर दोगे ना, नॉर्मल नहीं चल पाओगे। वही चीज इसके साथ हो रही थी, थोड़ा बहुत इसको चक्कर टाइप के आ रहे थे। नेक्स्ट क्या है? सूप्ड। सूप्ड मीन्स मूव रैपिडली डाउनवर्ड्स थ्रू द एयर, यानी कि बिल्कुल नॉर्मली जैसे उड़ते हैं ना, वैसे वो हवा के इधर उड़ना, हवा के माध्यम से तेजी से नीचे की ओर बढ़ना। तो जैसे वो यंग सीगल उड़ रहा है तो उसकी मॉम जो है वो भी उड़ते हुए उसके साथ आ रही है और अपने पंखों से आवाजें कर रही हैं। वह अब सिर के बल नहीं गिर रहा था, वह धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर बढ़ रहा था। अब वह नहीं डर रहा था, उसे बस थोड़ा चक्कर आया। गागा गा करके उसकी माँ ने उसके पीछे झपट्टा मारा, उसके पंख जोर से शोर कर रहे थे, यानी कि सॉर्ट ऑफ वो उसके साथ ही उड़ रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, और ये भी अब सर के बल नहीं गिर रहा था, धीरे धीरे जैसे नेचुरली उड़ते हैं वैसे उड़ रहा था, और इसको बस थोड़े बहुत चक्कर आ रहे थे। डन, ओके। He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his 2 brothers and sister flying around him, curvating and banking and soaring and dying. इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बताऊंगी, ठीक है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब इधर क्या हो रहा है
कि ये जो यंग सीगल है उसकी मॉम जिस तरीके से चीखते हुए जा रही थी उसको सॉर्ट ऑफ मोटिवेट करने के लिए, तो ऐसे ही जो ये यंग सीगल है इसने भी आंसर दिया चिल्लाते हुए, ठीक है, अपने स्टाइल में चिल्लाते हुए उसने भी आंसर बैक किया। नेक्स्ट उसके जो पापा हैं वो भी बहुत खुश थे और वो भी बहुत तेज चहचहा कर उड़ रहे थे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, और उसके जो भाई बहन है वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे, वो कभी झुक के उड़ रहे हैं, देन उसके बाद आगे स्पीड में उड़ रहे हैं, कभी नीचे से, देन उड़ते हुए, देन डाइव करते हुए, छलांग करते हुए, तो इस तरीके की डिफरेंट मोशंस बताएं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और ये यंग सीगल एकदम से पूरी तरीके से भूल चुका था कि ऐसा भी समय था जब उसको शायद उड़ना आता ही नहीं था। And commended himself to dive and soar and curve shrieking shrilly, और खुद को शाबाशी दी कि वाह अब मैं सब कर पा रहा हूँ, मैं डाइव कर पा रहा हूँ, मैं उड़ पा रहा हूँ। और फिर वो इस तरीके से चिल्ला रहा था, कर्कश आवाज में चीख रहा था टू सेलिब्रेटेड। क्लियर? ओके, अब कर्वेटिंग और बैंकिंग्स पढ़ते हैं। वैसे ये वर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा चुका है सीबीएसई के लिए, बट डेफिनेटली वो क्वेश्चन मैं आपको भी सॉल्व करवाऊंगी व्हेन वी विल सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्लियर? ओके, कर्वेटिंग मतलब लीपिंग लाइक हॉर्स। जो हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, अगर आपने देखा हो, वो एकदम से ना अपने पीछे के पैरों पे खड़े होकर दोनों जो आगे के पैर होते हैं उनको उठा लेते हैं। ये जो मोशन होता है ना इसको कर्वेटिंग करना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकिंग, फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन दी अदर। लाइक जो नॉर्मली उड़ते हैं ऐसे, अभी एक तरफ ज्यादा टिल्ट हो जाए और ऐसे उड़े तो एक विंग ऊपर एक विंग नीचे, इसको बैंकिंग कहते हैं। तो आपको ये दोनों ध्यान में ऐसे ही रखना है, कर्वेटिंग मतलब एकदम से आगे होना, बैंकिंग मतलब एकदम से टेढ़े होकर एक साइड टिल्ट होकर उड़ना। ठीक है, और यही चीज जो है अभी वैसे भी ऐसे टिल्ट होकर कुछ भी करना बड़ा फेमस चल रहा है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ऑलराइट, चलो। सो उसने एक और चीख के साथ उसका जवाब दिया, तभी उसके पिता चिल्लाते हुए उसके ऊपर से उड़ गए। उसने अपने दो भाइयों और उसकी बहन को अपने चारों ओर घुमावदार और बैंकिंग और उड़ने और गोता लगाने के लिए उड़ते देखा। तो इस तरीके से उसके पापा भी आते हैं, वो भी चीखते हुए उड़ने लगते हैं। वो खुद भी अपने भाई बहनों को देखता है कि वो आगे से उड़ रहे हैं, देन एक तरफ झुक रहे हैं, देन अपना वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने भाई की पहली उड़ान को। तब वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह हमेशा से उड़ने में असक्षम था और खुद को उसने गोता लगाने के लिए और ऊंची उड़ान और वक्र कर्कश चीखने के लिए सराहना की। तो खुद को उसने शाबाशी दी कि मैं भी उड़ सकता हूँ, मैं भी इस तरीके से डाइव कर सकता हूँ, सोर कर सकता हूँ, और इस तरीके से चीखते हुए चिल्लाते हुए अपने आप को शाबाशी दे रहा था। इनफैक्ट प्राउड फील कर रहा था कि मैं अब उड़ पा रहा हूँ, और इस तरीके से उसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो चल रही है। डन? ओके। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. क्या दिया हुआ है? He was near the sea now. अब वो समुद्र के पास पहुंच चुका था। कौन? ये यंग सीगल। Flying straight over it, बिल्कुल उसके ऊपर स्ट्रेट उड़ रहा है। लाइक ये पानी है और ये उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट उड़ रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, जिस एक्सपांस सी एक्सपांस से वो डर रहा था, जिस गहराई से वो डर रहा था बिगनिंग में, अभी उधर ही वो उड़ रहा है। He saw a vast green sea beneath him. ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई बिल्कुल हरे टाइप का, ग्रीन टाइप का कलर दिख रहा था समुद्र का। With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. और वो यही देख रहा था कि पानी जो है वो हर जगह फैला हुआ है, थोड़े बहुत ऊपर रिजेस या लहरें टाइप की दिख रही हैं, और फिर वो जो है अपनी साइड में यानी कि अपने एक तरफ जो है अपनी बीक को मोड़ता है और फिर अम्यूजेडली खुशी खुशी कॉ यानी कि आवाजें निकालने की कोशिश करता है। डन? तो ये इस तरीके से खुशी से अपना जो एक एक्सपीरियंस है ना उसको इंडिकेट कर रहा है। सो कॉड अम्यूजेडली मीन्स अ हार्श क्राई दैट शोज अम्यूजमेंट, एक ऐसी आवाज जिससे खुशी अम्यूजमेंट की इंडिकेशन मिल रही है। काय काय करना, दैट इज व्हाट इज कॉ करना। क्लियर? ओके। अब वह समुद्र के पास था, ठीक उसके ऊपर से वह उड़ रहा था। उसने विशाल हरा समुद्र अपने नीचे देखा तथा छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे, और उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया तथा प्रसन्न होकर काय काय करने लगा। यानी कि वो अब उस समुद्र को देख रहा था जहां उड़ने से शायद वो डरता था, बिकॉज वो इतना गहरा था, उसको लगता था मैं गिर जाऊंगा। अब वहीं पे वो उड़ रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है, और वो एंजॉयमेंट, वो हैप्पीनेस वो कॉ करते हैं, काय काय करते हुए एक्सप्रेस कर रहा है। डन? ओके। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He drooped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. अभी इधर बहुत सारे different words हैं, पढ़ते हैं। पहला, his parents and his brothers and sister, उसके माता पिता, उसके दोनों भाई और उसकी बहन had landed, वो ऑलरेडी उड़ते हुए अब लैंड हो चुके थे। कहाँ पर? on this green flooring ahead of him, थोड़ा सा ग्रीन टाइप का कुछ बना हुआ है, उस पे वो लैंड हो चुके थे, जो कि यंग सीगल के आगे था, ahead of
जो यंग सीगल है, अहेड मतलब आगे। They were beckoning to him, calling श्रीली, उसको सॉर्ट ऑफ शाबाशी दे रहे हैं और वही कर्कश तीखी आवाज में वो चिल्ला रहे हैं। He dropped his legs to stand. अब वो भी लैंड होगा तो पैरों को नीचे करेगा ना, जैसे एरोप्लेन लैंड होता है तो क्या होता है, उसके 2 पैर नीचे निकलते हैं। अगर कभी आपने नोटिस किया हो या कभी फ्लाइट करी हो आपने, या आपने कभी वीडियो देखा हो कोई, तो जब लैंड होता है तो नीचे से जो टायर्स होते हैं वो बाहर आते हैं, राइट। तो वही चीज है कि उसने अपने पैरों को नीचे किया ताकि वो खड़ा हो सके पानी पे, बट जैसे ही वो खड़ा हो रहा था उसके पैर जो है वो सैंक यानी सिंक यानी डूब जाने का पास्ट टेंस, तो डूब गए उसके पैर। अभी ये पहली बार होता है उसको लग रहा था मैं पानी में डूब जाऊंगा, तो वो बहुत घबराहट से, डर से, भय से चिल्लाने लगता है। And attempted to rise again, flapping his wings. और फिर ऊपर उड़ने की फिर से कोशिश करता है और अपने पंख फड़फड़ाने लगता है कि शायद वो अब उड़ जाए, नहीं तो वो डूब जाएगा। But he was tired. बट अब वो थक चुका था। क्यों? बिकॉज उसने कुछ खाया भी नहीं था और साथ ही साथ वो इतना पहली बार इतना उड़ा था भाई, तो वो जो एक क्या बोलते हैं एफर्ट लगता है, उसकी वजह से भी वो एग्जॉस्ट यानी थक चुका था। बट ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था, एंड वीक विथ हंगर, और भूख के मारे बहुत कमजोर हो गया था, एंड ही कुड नॉट राइज, इसीलिए वो अब उड़ नहीं पा रहा था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये स्ट्रेंज था उसके लिए, स्ट्रेंज इसीलिए कि सच में उड़ना स्ट्रेंज है, लाइक अजीब है, बट उसके लिए अजीब था क्योंकि वो पहली बार उड़ रहा था। सो डेफिनेटली उसके लिए बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, इसीलिए भी थोड़ा वो थक गया था, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा भूखा था, उसको बहुत भूख लग रही थी, एंड दैट वाज द रीजन जिस वजह से वो एग्जॉस्टेड यानी कि पूरी तरीके से टायर्ड हो गया था। क्लियर? ओके, चलिए beckoning का मीनिंग पढ़ते हैं। सो beckoning means make a gesture with the hand, arm or head to encourage or instruct someone. किसी को संकेत से बुलाना, संकेत से बुलाना, ठीक है, किसी को या फिर सिर्फ संकेत से बुलाना, जैसा भी कहें। सो एक तरीका हाथ का या आर्म्स का जिससे आप किसी को एनकरेज करो कि वाह वाह वेरी गुड, आओ, इस तरीके से मोटिवेट करना, तो ये जो तरीके होते हैं ना, जेस्चर्स होते हैं, उनको beckoning कहते हैं। सो उसके माता पिता, उसके भाई और बहन इस हरे फर्श पर उसके आगे बैठे थे और वह ऊपर नहीं उठ सका। वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे। उसने डर से चीखते हुए तथा पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर उसने उस समुद्र पर उठने का प्रयत्न किया। तो वो वहां पर आ जाता है, बट वो खुद भी अब उठ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो कोशिश करता है उठने की। उसके पंख इसमें डूब गए। वह भय से चिल्लाया और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर उठने का प्रयत्न किया, किंतु वह थका हुआ था तथा भूख से कमजोर था तथा विचित्र अभ्यास से थक कर चूर हो चुका था। तो ये बहुत ज्यादा विचित्र एक्सरसाइज थी उसके लिए, साथ ही साथ बहुत भूख लग रही थी, साथ ही साथ वो ऑलरेडी बहुत थका हुआ था, इसीलिए वो उठ नहीं पा रहा था। अब उठ नहीं पा रहा है तो क्या वो डूब जाएगा या फिर सीख जाएगा कैसे तैरते हैं? लेट्स सी दैट। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. अब ऐसा होता है ना कि मतलब आपके पैर अब नीचे डूबेंगे ही ना, फिर उसके बाद जो इसकी पूरी बॉडी है वो फिर इस तरीके से तैरने लगती है और आदत हो जाती है फिर कि अच्छा पानी पे ऐसे बैठते हैं, और इस तरीके से उसको क्लियर हो गया कि भैया ऐसे बैठा जाता है। सो वो उसके जो पैर हैं पहले वो समुद्र में डूब गए, एंड देन हिज बेली, उसका जो पेट वाला पार्ट है, लाइक जो स्टमक, जो बेली का पार्ट है, वो पानी को टच करने लग गया, और फिर उसके आगे वो बिल्कुल भी डूब नहीं रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो चिल्ला रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। एंड दे बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। डॉग फिश ऐसे लगती है, ठीक है, डॉग फिश एक तरीके की मछली है, और इस मछली को के थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर 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 इसके घर वाले इसको ऑफर कर रहे थे, क्योंकि अब ऑब्वियसली इनको समझ आ गया कि उसको भूख लग रही है तो खाना देना जरूरी है। ही हैज मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वो अपनी पहली उड़ान भरने में सक्षम हो गया। क्लियर? चलो फटाफट से हिंदी में पढ़ते हैं और इस तरीके से आपका चैप्टर एंड हो गया। सो उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे, फिर उसके पेट ने उसे स्पर्श किया तथा वह इससे अधिक नहीं डूबा। अब वो पहले डूब रहा था पैर, फिर वो थक चुका था तो उठ ही नहीं रहा ऊपर, तो उसकी बेली टच कर रही है पानी से, अब वो नहीं डूब रहा है, तो उसको भी क्लियर हो गया कि अच्छा मैं इसे डूब नहीं जाऊंगा। वह उस पर तैर रहा था तथा उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था तथा उनकी चोंच डॉग मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी, और इस तरीके से उसको खाना भी मिल गया, डॉग फिश। तो दोनों फिश का नाम याद रखना है। इसके भाई ने कौन सी फिश पकड़ी थी? हेरिंग, और इसको कौन सी फिश खिलाई है? डॉग फिश, ठीक है। और जितने भी इंस्टेंसेस बताएं, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उन सबको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से जो पहली फ्लाइट है, पहली उड़ान है, वो यंग सीगल ने ले ली थी। तो अब ये जो चैप्टर है आपको यही क्लियर कर रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें डेफिनेटली वो बात होती है, सक्षमता होती है, स्किल्स होती हैं, बट यही होता है कि हम डरे हुए रहते हैं कि शायद मुझसे ये नहीं हो पाएगा, और हम फिर गिव अप कर देते हैं, कोशिश भी नहीं करते। बट कई बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, और जब हम अपना स्किल, अपने आर्ट को पहचानते हैं और फिर उससे आगे बढ़ते हैं। बट व्हाट इफ अगर ऐसी परिस्थितियां आई ना, डेफिनेटली नहीं आनी चाहिए लाइफ में, बट अगर ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं तो फिर तो आप कुछ भी नहीं करोगे, करेक्ट? इसीलिए
बिना डरे हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अपने स्किल्स को ढूंढना चाहिए कि क्या मेरे में बात है, मैं बिल्कुल एक अलग इंसान हूँ, हर कोई अलग होता है, यूनिक होता है, तो डेफिनेटली मुझ में भी कोई तो बात होगी, और वो क्या बात है, मुझे कैसे उस पर काम करना है, अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है, वही लाइफ है। ठीक है, देखो नॉर्मली सुबह उठकर स्कूल जाना, पढ़ाई करना, घर आना, खाना खाना, फिर घर पे होमवर्क करना, फिर सो जाना, फिर नेक्स्ट डे वही रूटीन, कभी खेलने चले जाना, मोबाइल चलाना, ये सब चीज़ें सब करते हैं। बट कुछ लोग हैं जो इससे भी ग्रो कर जाते हैं। लाइक अगर कोई मोबाइल भी यूज़ करता है तो उससे भी कई लोग ग्रो कर चुके हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करके भी लोगों ने अपनी लाइफ सेट की हुई है। डेफिनेटली यही सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है कि भाई ठीक है, नॉर्मल लाइफ इट्स ओके, इट्स गुड, बट वॉट इफ मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक मेरे में क्या बात है, मेरे में क्या स्किल्स हैं, क्या मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, क्या मैं उस पर काम कर रहा हूँ, क्या मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे मैं आगे जाके फ्यूचर में अपने आप को थैंक यू बोलूँगा कि येस ग्रेट तुमने ये किया। हारोगे, डेफिनेटली फेलियर्स तो लाइफ का पार्ट होता है, बट जब तक हारोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे कि आप क्या गलतियां कर रहे थे, क्योंकि फेलियर्स के बाद आपको यही क्लियर होता है कि क्या गलती करी, क्या नहीं करनी है, आगे जाके कैसे मुझे और बेस्ट देना है। तो ये सब चीज़ें लाइफ का पार्ट हैं, बट येस हम भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं पे काम नहीं करते, डरे हुए रहते हैं कि शायद हम कुछ कर ही नहीं सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट डेफिनेटली यंग सीगल को डर था, बट उसको ये नहीं पता था कि भाई उसमें है वो बात, वो उड़ सकता है। बट येस थैंक गॉड उसकी फैमिली वॉज देयर टू सपोर्ट, जैसे हमारी फैमिली हमेशा रहती है हमको पुश देने के लिए, हमको सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, वही रोल इनकी फैमिली में स्पेसिफिकली इनकी मॉम ने प्ले किया। एंड दैट इज वाई यहाँ पर भले उनके मॉम डैड बड़े क्रूर साउंड कर रहे होंगे कि खाना नहीं दे रहे बच्चे को अपने, कैसे माता पिता है, बट आपको समझ आ गया होगा कि वो कितना ज़्यादा एक बेनिफिट की चीज़ रही कि अगर वो नहीं होता तो शायद यंग सीगल अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं ले पाता। और वैसे ही कई बार हमारे पेरेंट्स हमको कुछ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते हैं, हमें लगता है कि अरे कैसे माता पिता ऐसा टाइप, बट ऐसा नहीं। वो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट आगे जाके आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकती है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, वो शायद हम तब रियलाइज़ नहीं करते। बट डेफिनेटली अगर ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी कि शायद मॉम डैड जो भी कर रहे हैं वो डेफिनेटली, शायद तो नहीं 100% हमारे बेटरमेंट के लिए होगा, सो लेट्स फॉलो देयर एडवाइस। सो इस तरीके से ये है चैप्टर, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, आई होप कोई डाउट नहीं है। बट साथ ही साथ बिल्कुल बिगनिंग में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कैसे बाकी के जो वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे वो आप एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप सीधे सर्च करो, स्क्रॉल कर रहे हो, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं, आपके लिए प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड वीडियोस मिल जाते हैं, आपको बस क्लिक करना होता है टू गेट द वीडियोस इन जस्ट नो टाइम, ट्रस्ट मी नो टाइम। सो लेट्स जस्ट डिस्कस कि वेबसाइट कैसे बेस्ट तरीका है, वेबसाइट पे कैसे विजिट करना है और क्या क्या वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। डन, ओके। सो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com, यहाँ पे मेंशन है वेबसाइट का नाम, वैसे ही मेंशन कर दो, और जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ये जो पेज है वो डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे ध्यान से देखते हो तो आपके पास एक तो ऑप्शन है कि सर्च करने का, बट उसमें टाइम जाएगा। बेस्ट क्या है भाई, एक ऑलरेडी अरेंजमेंट दिया हुआ है आपको हर एक चीज़ का, आप बस क्लिक कर दो सब्जेक्ट देखने के लिए। सपोज अगर आप इंग्लिश मीडियम का, सीबीएसई का कोई भी क्लास का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, या फिर कोई फ्रेंड है या कोई सिबलिंग है जिसको आप सजेस्ट करना चाहते हो कि भाई आप सीबीएसई के हैं, इस क्लास का सारा सब मटेरियल अवेलेबल है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट टू, राइट। सो आप जाके उस पर क्लिक कर सकते हैं टू गेट द वीडियो। सिमिलरली एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रेपरेशन करनी है, क्लिक करो, आपको सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स सबकी लिस्ट मिल जाएगी। एंड इन द सेम वे अगर आप किसी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम का वीडियो देखना चाहते हैं, डेफिनेटली आप क्लिक कीजिए फॉर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि अभी मैं स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम पे क्लिक करूंगा, तो करो क्लिक और आपके सामने उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे आपके सामने आ गया सामान्य अंग्रेजी का जो क्लास 10th का सब्जेक्ट है वो फॉर द बुक फर्स्ट फ्लाइट। अब आप क्लिक करेंगे इस पे जैसे ही तो आपको मिल जाएगा इसका लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपने लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, तो आपने क्लिक किया, आपके सामने सारे टॉपिक्स, चैप्टर्स, जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो सब आ जाएगा। एंड वंस यू डिसाइड आपको क्या पढ़ना है, जैसे आपको पढ़ना है सिलेबस ओवरव्यू, सपोज फॉर एग्जांपल आप क्लिक करेंगे, आपके सामने वीडियो आ जाएगा, जैसे आपने किया क्लिक, आपके सामने आ गया उसका वीडियो। सो इस तरीके से बड़ा आसान होता है वेबसाइट से कोई भी वीडियो देखना, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक तक पहुंचना। एंड या इस तरीके से आपका टाइम भी सेव होगा और आप वीडियोस तक इजीली पहुंच भी जाएंगे। सो अपनी वीडियोस से जो भी वीडियोस हैं उस पर अवेलेबल, उसको जाके सर्च कीजिए, लाइक वेबसाइट पे एक्सेस कीजिए, वॉच ऑल द वीडियोस एंड इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ताकि आप एग्जाम्स में रॉक करो। क्लियर, ओके। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं इस वीडियो के अंत में। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि सबसे पहली स्टोरी जो है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हिज फर्स्ट फ्लाइट एग्जैक्टली क्यों दी गई थी, क्या सीखने को मिल रहा है और स्टोरी के क्या कैरेक्टर्स हैं एंड व्हाट ऑल हैपन्स। एंड अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, कोई भी डाउट नहीं है, देन प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना वीडियो को। इस वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में जितने लोगों से हो सकता है शेयर करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो। सो इस तरीके
इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं अगले टॉपिक के साथ, फटाफट से मिलेंगे अगले वीडियो में। बट तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।